इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 75। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2। चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁵ कूलम। दो समान आवेश हैं, जो आवेशों का मान दिया हुआ है सवाल में वो है 2 into 10⁻⁵ कूलम ईच। उनके बीच की दूरी जब वो इन्फिनिटी से कैरी करके लाए जाते हैं तो उनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। सो आर हम यहाँ 10 सेंटीमीटर लेंगे, इसको जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। आप 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा, कितना वृद्धि आएगी, उसको आपको प्राप्त करना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी के परिभाषा की बात करें तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन है जब हम किसी आवेश को इन अनंत से और किसी एक आवेश के फील्ड में लाके रख देते हैं। सो वो फील्ड में लाके जब हम रखते हैं, ये दूरी 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है, जिसका सूत्र है, जिसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का K(Q1 Q2)/R। सो अगर हम ये सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा 36 जूल। पहला Q है 2 into 10⁻⁵, दूसरा Q है 2 into 10⁻⁵, डिस्टेंस है 0.1 और K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसका वैल्यू है 9 into 10⁻⁹। 0.1 को अगर आप ऊपर लेते हैं तो वो 10⁻+1 हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻⁻1 0.1 है। सो 10⁻+1 और 10⁻9 ये 10⁻10 हो जाएगा, और 10 का पावर -5 ये जुड़ के 10 का पावर -10 हो जाएगा। वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचेगा 9 into 2 into 2, सो 9 into 4 एंड दैट इज 36 जूल। क्वेश्चन नंबर 62 में कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है, पहला डायग्राम ए है, दूसरा पार्ट बी है। क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या कहेंगे, मीन्स हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो पहला डायग्राम अगर आप देखेंगे, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हर 10 सेंटीमीटर पे 10, 20, 30, 40 ऐसे वोल्टेज में दिया हुआ है। एक चीज़ अगर हमें यहाँ निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक चीज़ हमें मालूम है, जब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा उसमें ये बताया गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहें डायग्राम ए में, तो हर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, वो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो जाएगा 120 डिग्री एक्स एक्सिस से, इक्विपोटेंशियल सरफेस से नहीं, एक्स एक्सिस से। यहाँ पे E और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू -dV/dr। अगर हम dV लिखें तो ये हो जाएगा E.dr और -E.dr। जो dr और E है दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा E dr cos थीटा, एंड E इज इक्वल टू -dV/dr cos थीटा। dV का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, dr का 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे 10 into 10⁻², एंड cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। बी पार्ट में फिर से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला 10 सेंटीमीटर पे है, दूसरा 20, तीसरा 30 पे है, और 60, 40, 20 ऐसे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस 60 वोल्ट का है, दूसरा 40 वोल्ट का है, तीसरा 20 वोल्ट का है। फिर से अगर यहाँ पे हम लेके चलें वोल्टेज V इज इक्वल टू KQ/R, सो दैट कि चार्ज कितना है एटलीस्ट उसका हम वैल्यू निकाल सकें, और चार्ज का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6/K, क्योंकि चार्ज सेंटर पे रखा होगा और उससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है। सो E और Q के बीच का जो रिलेशन अब निकल के आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू का वैल्यू आप 6 अपॉन के रख दीजिए, ई आ जाएगा 6 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। सो पहले 10 सेंटीमीटर पे आप 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे तो 600 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। दूसरे में 20 सेंटीमीटर रख के निकालेंगे तो 600 अपॉन 4 यानी 150 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तीसरे में आप 30 सेंटीमीटर करके निकालेंगे तो उसी के प्रोपोर्शन में उसका वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 62। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। एक तो ये तरीके है सोचने का। दूसरा ये है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहेंगे दिए हुए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, रेडियली इनवर्ड होने का कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में एक सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर आवेश यूनिफॉर्म एक समान रूप से बटा हुआ है, और उसका जो डेंसिटी दिया है वो लैम्डा है। डेंसिटी मीन्स प्रति एकांक लंबाई पे कितने आवेश हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल कितना होगा। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। जब आप पोटेंशियल निकाल लें तो उसका यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालें, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहली चीज जो अगर इसके जहाँ पे आवेश उपस्थित है सतह पे, वहां से अगर हम पॉइंट P की दूरी देखें तो वो दूरी तिरछी ऊंचाई जो होगी और तिरछी लंबाई जो होगी इसके सर्कमफ्रेंस से, वो अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्सियल जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और उसको हम z कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लैम्डा जो है वो कुछ नहीं, आवेश प्रति एकांक लंबाई है। सो जो रिंग है उसका कुल सर्कमफ्रेंस, कुल जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 2πr हो जाएगा। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr। और जो वोल्टेज का फॉर्मूला है वो हमारे पास है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, किसी भी एक आवेशित वस्तु के चलते, पॉइंट चार्ज के चलते। यहाँ पे हम अगर रिंग को पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Z हो जाएगा। Q का वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा इंटू 2πr, सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2πr। फिर से ये वोल्टेज को अगर हम जिसमें z का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर से रिप्लेस करें तो ये वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ये वोल्टेज है। नाउ अब E और V में जो रिलेशन है यहाँ पे, अगर आपने पिछले कुछ एक्सरसाइज देखे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के चलते दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाता है, जिसमें से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कैंसिल करता है, जो साइन वाला कंपोनेंट है, और जो कोसाइन वाले कंपोनेंट है वो ऐड होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को देते हैं। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो ले रहे हैं E इज इक्वल टू V/Z जो डिस्टेंस है इंटू कॉस थीटा। यहाँ से जो E इज इक्वल टू V का वैल्यू है वो हम रखेंगे, Z का वैल्यू बाद में प्लेस करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये सारे वैल्यूज रखने के बाद जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा आर एक्स अपॉन सेट क्यू। अब Z का वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 और रूट अंडर एंड होल पावर 3 है तो टोटल पावर यहाँ पे निकल के आएगा 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो हमने वोल्टेज से डिराइव किया है। यहाँ पे एक बार और आई वुड लाइक टू जस्ट एम्फेसाइज कि E इज इक्वल टू V/Z cos थीटा कैसे है। सो E इज इक्वल टू V/Z तो हम पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो ऐसा है। यहाँ पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो साइन कंपोनेंट को कैंसिल करता है और अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड उसको कॉस कंपोनेंट के साथ हम दो जो कंपोनेंट होते हैं वो कोसाइन के रूप में होते हैं, उनको हम ऐड करके निकाल लेते हैं। सो जो V होगा वो यहाँ E के उसी कंपोनेंट के द्वारा E जो होगा वो यहाँ E के उसी कंपोनेंट के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 1000 न्यूटन पर कूलम है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फ्रॉम रेड प्लेट टू ब्लू प्लेट, रेड पॉजिटिव है ब्लू नेगेटिव है। जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का
2 सेंटीमीटर है, यानी जो फील्ड एग्जिस्टेंस में है वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक है। ए में कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, सो फार्मूला वी कैन अप्लाई डायरेक्टली, V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब E का वैल्यू 1000 न्यूटन पर कूलम रखिए, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 10⁻²- 2 0 को कैंसिल करेगा और ये आ जाएगा 20 वोल्ट। नाउ बी पार्ट में क्या है? With what minimum speed should an electron be projected so the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate? ये कैसे अपर प्लेट तक पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन को शूट करना है, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जबकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है, तो बल तो लगेगा, इसलिए आपको इनिशियली कुछ स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये बल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही लगेगा जो कि रिटार्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को। उस बल को हम निकालेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी, और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एम। क्यू इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो मंदन उत्पन्न होगा वो होगा 1.75 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन के साथ अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, v0 हम मान के चलते हैं कि जब तक वो ऊपर पहुंचेगा वो इतना रिटार्ड हो चुका होगा कि मोमेंटरली रेस्ट पे आके फिर वापस दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देगा, विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगा। u स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन 1.75 इंटू 10⁻14, s जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है, सो यहाँ पे u स्क्वायर आ जाएगा 7 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। अब u इज इक्वल टू √7 2.64 होगा, और 10⁻12 का √10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो इतने स्पीड से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये ऊपर वाले प्लेट को जो नेगेटिव प्लेट है उसको टच कर सकता है या वहां तक पहुंच सकता है। स्पीड इज 2.64 इंटू 10⁻6, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। जिस सपोज करें कि जो आप जिस डायरेक्शन में अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमने बी पार्ट में कैलकुलेट किया है स्पीड, उसी स्पीड से, और 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो मैक्सिमम कितना हाइट पहुंच पाएगा? एक चीज तो तय है कि वो 2 सेंटीमीटर का हाइट तो तय नहीं कर पाएगा, तो जो भी आंसर होगा वो हमारा 2 सेंटीमीटर से कम ही होगा, मे बी 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा। सो 60 cos 60 डिग्री जब हम वैल्यू लेते हैं, पिछले आपने फॉर्मूला को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां हमने फॉर्मूला यूज किया u स्क्वायर इज इक्वल टू, और s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ हम यूज कर रहे हैं h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, और cos स्क्वायर थीटा भी है। cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। तो 2 सेंटीमीटर का अगर 1/4 करेंगे तो वो हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ऐसे भी लॉजिकली आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वैल्यू रखना चाहते हैं तो रखिए, u का वैल्यू 7 इंटू 10⁻12, बिकॉज u स्क्वायर उतना है प्रीवियस आप कैलकुलेशंस में। cos स्क्वायर थीटा, cos 60 1/2, cos स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4, एंड 2 a का वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻14। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 में एक फील्ड दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम, जो कि x डायरेक्शन में है। क्वेश्चन ए में पूछा जा रहा है, टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी 0, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। सो E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम, हमें मालूम है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, सो माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड कर देंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है, सो जो हम dv का वैल्यू दैट इज v ओरिजिन माइनस v इन्फाइनाइट रखेंगे, वो हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू एक्स, वो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। पार्ट बी में क्वेश्चन में ये है कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। सो सेम अगर हम लेके चलते हैं 25 माइनस इन्फिनिटी पे 0 लेके चलें, सो माइनस 2x, x इज इक्वल टू माइनस 12.5। सी पार्ट में है what will be the potential at the origin if the potential at infinity, no, C part, if the potential at origin is taken to be 100 volt, what will be the expression for the potential at general point?
उसके लिए अगेन Vp माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 2x एंड Vp इज इक्वल टू 100 माइनस 2x। डी पार्ट में है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा। इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो? नो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो हम ओरिजिन पे कुछ पोटेंशियल लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दो इस क्वेश्चन में ऐसा रेसिप्रोकल दिया है तो हमने इनफाइनाइट लिख दिया, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग थ्री। जो तीन आवेश आप देख रहे हैं उनको एक दूसरे जो ये प्रेजेंट फ्रेम है इतनी दूरी पर रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। जो 2 इंटू 10⁻⁵ है, 3 इंटू 10⁻⁵ है और 4 इंटू 10⁻⁵ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वही वर्क डन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें एक सिस्टम के लिए, वही वर्क डन है उस पूरे सिस्टम को साथ रखने के लिए। तो वो वर्क डन के लिए हमें पहचान करना पड़ेगा सबसे पहले कि इस सिस्टम में कुछ आवेशों के कितने पेयर हैं। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जैसे 4 और 3 का एक पेयर हो गया 0.1 मीटर पे, 2 एंड 4 का एक पेयर हो गया 0.1 मीटर पे, और 2 एंड 3 का एक पेयर हो गया 0.1 मीटर पे। अब पेयर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो आवेश चाहिए, उनके बीच की दूरी चाहिए। फॉर्मूला है KQ1Q2/R। सो फर्स्ट पेयर का अगर हम निकालें तो KQ1Q2/R, दूसरे का KQ2Q3/R, तीसरे का KQ3Q1/R, सबको जोड़ देंगे। सो K/R तो सब में कॉमन हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 Q2 का सबका वैल्यू रखेंगे, इसमें से भी कुछ चीज़ें कॉमन होंगे, जैसे 10⁻⁵ 10⁻⁵ और 10⁻⁻10 कॉमन आ जाएगा। और 0.1 जो है वो ऊपर जाकर 10⁻1 हो जाएगा, तो वो 10⁻9, 10⁻9 और 10⁻⁻9 ये 0 हो जाएंगे। बाकी बचेगा क्या, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12 एंड 12 6 हाउ मच 18 प्लस 8 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2 8, और जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 234 जूल। सो टोटल इन तीनों आवेशों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका कि साइड 10 सेंटीमीटर है के वर्टिसेस पे फ्रेम करने में जो वर्क डन चाहिए वो है 234 जूल। क्वेश्चन नंबर 67 में एक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डिक्रीज बाय 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, डिक्रीज करता है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है। और एक पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, दूसरे का पोटेंशियल 200 वोल्ट है। चार्ज बताइए कितना होगा। सो जो फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वो वर्क डन हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, बिकॉज वर्क एनर्जी थियरम ये कहता है, वर्क एनर्जी थियरम के अनुसार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो यहाँ जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल ऑलरेडी दिया हुआ है। सो Q इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन V2 माइनस V1, और वो डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। और यहाँ 200 से 100 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, और जो आवेश की मात्रा आएगी वो हो जाएगी -0.1 कूलम। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक जाने में उसका एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घट रहा है। इसका मतलब चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य कर रहा है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और इसका मतलब वो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 68, two identical particles each having a charge of 2 into 10⁻⁴ कूलम। दो समान आवेशित कण है जिनका जो आवेश है वो 2 into 10⁻⁴ है। मास 10 ग्राम दिया हुआ है, उनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, फिर से रिलीज कर देते हैं। What would be the speed of the particles when the separation becomes large? सेपरेशन लार्ज है, कितना हो रहा है वो हमें पता नहीं है, और उनका स्पीड कैसे होगा। तो दो आवेश जो कि धनात्मक है, आप देख सकते हैं, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, आवेश की मात्रा दी हुई है, उनका जो मास है वो भी दिया हुआ है। जैसे हम रिलीज करेंगे बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स, जो प्रतिकर्षण का बल कार्य कर रहा है, उसके चलते वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो कितना स्पीड एक्वायर करेंगे वो हमें प्राप्त करना है। फिर से यहाँ अगर हम
देखें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों के बीच का 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे, वो कितना हो जाएगा। सो के Q1 Q2 अपन आर, अब वैल्यू रखिए, ये निकल के आ जाएगा 36 × 10⁻² जूल। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हाफ mv² पहले का वेलोसिटी, हाफ mv² दूसरे का, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो समान वेलोसिटी अटेन करेंगे दोनों। अब ये u इनिशियल माइनस u फाइनल, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन स्पीड तब भी कुछ रहेगा, तो ये हाफ mv² हो जाएगा। अब ये 36 और 36 × 10⁻² को हमने 3600 कर दिया, माइनस u फाइनल हम 0 ले लेते हैं क्योंकि उस टाइम तक कोई बाइंडिंग एनर्जी रह नहीं जाएगी उनमें, और mv², यहाँ से v² इज इक्वल टू 3600/10⁻² kg। ये v² आएगा 36 4 टाइम्स 0 और v आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है थ्योरी, वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट वन टाइम इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट वन टाइम। ऐसा हम इक्वेट कर सकते हैं। कभी कभी हम यूज़ करते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। सो ये क्वेश्चन नंबर 69 में दो पार्टिकल हैं जिनके द्रव्यमान 5 ग्राम है और एक का आवेश है 4 × 10⁻⁵ कूलम, दूसरे का है -4 × 10⁻⁵ कूलम, और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया इनिशियली। आपको मालूम है एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो ऑब्वियस है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज होगा। क्वेश्चन के अनुसार जब इनको रिलीज किया जाता है तो वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आके रुक जाते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से दोनों आवेश बराबर दूरी तय करते हैं, और वो है 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद, वो एक दूसरे से हाफ मीटर की दूरी पे आ जाते हैं। अब यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वो 1 मीटर पे थे तो उनका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना था, टोटल पोटेंशियल कितना था, ऐड करिए। जब वो 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो अब टोटल काइनेटिक कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है, ऐड करिए। सो क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। इनिशियली काइनेटिक कितना था, पोटेंशियल कितना था, जोड़ेंगे। फाइनली काइनेटिक कितना है, पोटेंशियल कितना है, ऐड करेंगे और प्रोसीड करेंगे। सो इनिशियली काइनेटिक 0 है बिकॉज उनका तो कोई स्पीड शुरू नहीं हुआ था अभी, 0। वेलोसिटी 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। देन पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपन R1 हो जाएगा, 1 मीटर का डिस्टेंस, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फर्स्ट का, सेकंड का हाफ mv², क्योंकि दोनों का मास बराबर है तो दोनों समान वेलोसिटी गेन करेंगे, प्लस u फाइनल हो जाएगा k Q1 Q2 अपन R2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम mv² इज इक्वल टू k Q1 Q2 R1 माइनस k Q1 Q2 R2 कर देंगे। R2 का वैल्यू हाफ है, R1 का वैल्यू 1 मीटर है, जो mv² इज इक्वल टू निकल के आएगा वो हो जाएगा k Q1 Q2 2 - 1। अब Q1 जो आवेश है वो 4 × 10⁻⁵ है, Q2 जो है वो -4 है, तो हमें यहाँ साइन भी रखना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम आवेश की मात्रा के साथ उसका चिन्ह भी लगाते हैं। सो 2 - 1 ये हो जाएगा आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 14.4, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 14.4। नेगेटिव 1 - 2 जो कि नेगेटिव आएगा -1 उससे कैंसिल होकर 14.4 हो जाएगा। अभी v² इज इक्वल टू हो जाएगा 14.4/5 ग्राम दिया है तो केजी में चेंज कर लेते हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 144 का 12 और 20 का 4.47। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड ये 54 मीटर पर सेकेंड स्पीड एक्वायर करेंगे जब वो 100 सेंटीमीटर से चलना शुरू करेंगे और एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में एक HCl का मॉलिक्यूल है, सैंपल है। HCl जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन एक माइनस होता है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर थोड़ा है तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। और इनका डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। सो क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट
अगर इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना में रखा जाता है तो मैक्सिमम कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। आपको टॉर्क का फॉर्मूला अगर पता है तो ये होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और मैक्सिमम टॉर्क होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1 और वो होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। सो मैक्सिमम टॉर्क होगा पी ई साइन 90 और पी ई ओनली, वी कैन राइट साइन 90 तो 1 हो जाएगा। पी का वैल्यू और ई का वैल्यू क्वेश्चन से दिया है, आप पुट करिए, आंसर निकल के आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 में दो आवेश हैं जो ए और बी पे रखे गए हैं, 2 इंटू 10⁻6 -2 इंटू 10⁻6। उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। फिर से ये एक डाइपोल होंगे, आप देखेंगे दोनों आवेश, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। सो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट में पूछा जा रहा है, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखना है, इसका कितना होगा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्यू इंटू डिस्टेंस, एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। सो 2 इंटू 10⁻6 और आवेश का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। आप उसको मीटर में चेंज करिए, 10⁻2 मीटर। सो आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। बी पार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये थोड़ा सा डायग्राम अगर आप मेंटेन करेंगे अपने माइंड में तो ये और कुछ नहीं, एक डाइपोल के एंड ऑन पोजिशन पे और एक्सियल लाइन पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, जिसका फार्मूला डायरेक्ट होता है अपने पास, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। एक्चुअली ये r प्लस जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस का हाफ होता है उसका भी स्क्वायर पावर 3/2 होता है, बट 0.5 सेंटीमीटर जो कि डाइपोल सेंटर से डिस्टेंस होगा एक चार्ज का, 0.5 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का हम कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट फार्मूला हमारा आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यू इंटू के, वैल्यू पुट करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 360 न्यूटन पर कूलम। सी पार्ट है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन होता है, उसको हम ब्रोडॉन पोजीशन भी कहते हैं, और वहां पे होता है के p अपॉन आर क्यू। तो जो आपने बी पार्ट में निकाला उसका हाफ कर दीजिए, बिकॉज इंडॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो ब्रोडॉन से डबल होता है, या ब्रोडॉन पे जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंडॉन पे होता है उसका आधा होता है। और अगर निकालना चाहते हैं तो वैल्यू पुट करिए, निकल के आ जाएगा 180 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 72 में तीन आवेश हैं जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। डाइपोल मोमेंट निकालना है आपको। पहले डायग्राम देखते हैं कि आवेश कैसे हैं और किस तरह के आवेश यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आवेश का लोकेशन है इसके वर्टिसेस पे, और आवेशों का जो वैल्यू है वो -q प्लस 2q दिया है। यहाँ हमें कोई डाइपोल लिटरली दिख नहीं रहा, तो हम करेंगे क्या, हम +2q को दो पार्ट में कर देंगे। कैसे दो पार्ट में, ऐसे q और q कर लेंगे, +q, और एक q को हम एक वर्टिसेस के नेगेटिव के साथ मिला के डाइपोल बनाएंगे, और यहाँ हम असेंबल कर लेंगे दो डाइपोल। बीच की दूरी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो दो डाइपोल के चलते, एक डाइपोल के चलते जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, q इंटू डी। दूसरे का जो होगा वो उसी दिशा में होगा। ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा ठीक इनके बीच से पार करेगा, और ये रिजल्टेंट दोनों के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में इसके डायरेक्शन को दिखाना चाहें तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ बोल सकते हैं इसको। मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो p का वैल्यू हो जाएगा q इंटू डी। जो रिजल्टेंट है उसका हो जाएगा √1p² प्लस 2p² प्लस 2p इंटू कॉस एंगल बिटवीन दीज टू 60 डिग्री, और 60 का वैल्यू हाफ होता है, ये हो जाएगा √3 इंटू p। √3 का वैल्यू 1.732, p का वैल्यू आप p ही लिख सकते हैं क्योंकि डेटा तो कोई दिया नहीं है, √3p भी लिख सकते हैं। एंगल p को रिप्लेस करके q इंटू डी लिख सकते हैं, और ये जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, along द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट +2q, क्योंकि +2q पर ही डाइपोल मोमेंट आ रहा है, बाकी किसी वर्टिसेस पे नहीं आएगा डायरेक्शन के हिसाब से। सो अवे फ्रॉम द ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, और along परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट 2q आप ऐसा भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर। ये डायग्राम है। सो यहाँ P एक फर्स्ट डायग्राम में P एक पॉइंट है और एक चार्ज Q पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला मालूम है आपको, E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ बी पार्ट में एक डाइपोल दे दिया है और वहां इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक पॉइंट है। सो इक्वेटोरियल के लिए भी फॉर्मूला डायरेक्ट है। वो फॉर्मूला क्या है, निकालेंगे कैसे। सो नेगेटिव के चलते टुवर्ड्स होता है, पॉजिटिव के चलते अवे होता है। दोनों के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। जो वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो हमारा ई बचेगा वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा और 2e cos थीटा हो जाएगा। जब हम इसको डिराइव करके वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P अपॉन DQ। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सी डायग्राम में है कि एक और आवेश रख दिया गया है एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अब यहाँ क्या करना क्या है, हमें जो ए और बी में हमने फील्ड्स निकाले हैं उसका रिजल्टेंट निकाल देना है। एक वर्टिकल अपवर्ड्स है जो ए में है, जो बी में है वो पैरेलल है एक्सिस ऑफ डाइपोल के। सो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, आप ब्लू लाइन से देख पा रहे हैं। उसके लिए सी में ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड के लिए 1/√E1² प्लस E2², 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा और ये Q अपॉन D² प्लस P अपॉन DQ हो जाएगा। यहाँ से हम D का पावर 4 तो कॉमन करेंगे तो D² हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर LCM लेके करते हैं तो Q² D² प्लस P² हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा C पार्ट के लिए। इट वाज क्वेश्चन नंबर 73। Two particles carrying a charge -q plus q and having equal mass m each are fixed at the ends of a light। देखिए यहाँ क्वेश्चन ही ये है कि एक रॉड है, छोटा सा हल्का रॉड है, इसके दोनों किनारों पर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू का आवेश रख दिया जाता है। आप देख के आपको लग रहा होगा कि एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इसका एक किनारा क्लैम्प्ड कर दिया जाता है जहां पे ये रखा गया है और दूसरे किनारे को हल्का सा टिल्ट किया जाता है, ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है। टिल्ट करके इसको रिलीज किया जाता है। हमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना है। रिलीज करने के बाद क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए अगर ये ऑसिलेशन में आता है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। ऑसिलेशन में आएगा कैसे, ये सबसे पहले सोचिए। सो जब हम टिल्ट करेंगे तो इस पर बल कार्य करेगा, किस दिशा में, ये फील्ड के पैरेलल होगा। फील्ड के पैरेलल होगा तो उसको रिस्टोर करना चाहेगा। रिस्टोर करने के लिए वेलोसिटी अप्रोच करेगा और ये वेलोसिटी को जब तक ये मिनिमाइज करेगा ये दूसरे साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और ये वेलोसिटी कुछ देर के लिए कंटिन्यू SHM कर लेगा और ऑसिलेटरी मोशन कर लेगा। तो वहाँ टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। यहाँ L जो है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, वो हम रॉड का लेंथ कंसिडर कर लें और जो G है वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा फील्ड के चलते एक चार्ज पर वो हम ले लें। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा ma इज इक्वल टू QV, a इज इक्वल टू QV/m। ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब T इज इक्वल टू 2π√L/g। L जो कि स्ट्रिंग का लेंथ हम कंसिडर करते हैं उसको हम यहाँ रॉड का लेंथ कंसिडर कर लें a, स्मॉल a, और G जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसिडर करते हैं उसको हम QV/m कर लें, क्योंकि दो एक्सेलरेशन एक साथ हम नहीं ले सकते। क्वेश्चन में लिखा है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन जो चार्ज पे बल लगने के चलते हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे। वही हो जाएगा हमारा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन और फोर्स वॉट एवर। सो यहाँ पे T इज इक्वल टू 2π डिस्टेंस अपॉन एक्सेलरेशन। सो ये हो जाएगा ma अपॉन QV √into 2π इज इक्वल टू टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहे कि assume that each atom in a copper wire contributes 1 free electron। एज्यूम करना है, मान के चलना है कि कॉपर वायर का जो एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे 6.4 ग्राम कॉपर में। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मोल कॉपर है 6.4 ग्राम में। सो नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या करते हैं, वेट बटा मोलिकुलर वेट और वेट बटा
वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट दिया है यहाँ 64 ग्राम पर मोल। सो आप डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 0.1 मोल। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, उतने ही 0.1 मोल में मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। और इतने एटम्स है, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 1। सो 1 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1/10 है एवोगाड्रोस नंबर के। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 75। सो पिछले 6 to 7 वीडियोस में हमने पहले चैप्टर को पूरा किया, जो 12th का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वैसे अगर एच.सी. वर्मा का पार्ट 2 देखेंगे तो वो 29th नंबर चैप्टर के नाम से आता है। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।